कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से बात कर रहे हैं दलितों की, पिछड़ों की, और बिहार एक ऐसा मौका है जब वहाँ पे कास्ट सेंसस हुआ और जहाँ पता चला कि क्या है वहाँ पे दलितों की, पिछड़ों की संख्या। यही सब देखते हुए उन्होंने पिछले दिनों अखिलेश सिंह को हटाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है राजेश कुमार को, जो एक दलित हैं, 3 बार के एमएलए हैं, कुटुंबा से विधायक हैं। कुछ ऐसा ही वो उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश में जुटे हैं और केसरी वेणुगोपाल ने 45 जिलों में नए जिलाध्यक्ष की एक सूची भी बना ली है। तो ये जो बदलाव है, क्या ये कांग्रेस की तकदीर को या फिर वहाँ पे उनके बिखर रहे वोट्स को लाने में कुछ मदद करेगा? इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अरुण चौबे जी, और हम लोग लगातार आपको नज़र आते रहते हैं, आप अपने सवाल हमें भेजते रहा कीजिए। अरुण जी, ये जो कांग्रेस का बदलाव अपने पार्टी संगठन में मल्लिकार्जुन खड़गे के समय से शुरू हुआ कि उन्होंने भी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आपको क्या लगता है इससे कुछ बदलाव कांग्रेस की स्थिति पे आने जा रहा है, या उनके जो बिखरे हुए वोट्स हैं वो जुड़ेंगे, या दलित उनकी कुछ बदलाव करेंगे उनके? देखिए, आपने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिया, जी तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना तो इसलिए क्योंकि वो लोकसभा में सीनियर मोस्ट लीडर थे जी। और उनका एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी था। कर्नाटका जैसे राज्य के वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और सीनियर मोस्ट होने के नाते उनको जो है एक दलित चेहरा, इतना बड़ा चेहरा जो मिला, तो वो एक उन्होंने उस पर प्रेफरेंस दिया और उनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और वो लॉयलिस्ट भी, उस परिवार के, गांधी परिवार का लॉयलिस्ट होना भी सबसे बड़ी बात है। तो लॉयलिस्ट भी हैं, दलित भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, तो वो उनका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की, दूसरी न्याय यात्रा की, उसमें वो लगातार कहते रहे हैं कि जितनी एक तरह से जनसंख्या जो ज़्यादा है उसकी भागीदारी भी उस तरह से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि सोशलिस्ट मूवमेंट में लोहियाइट कहते थे, जिसकी संख्या उतनी भागीदारी, उसके इर्द गिर्द जो है ओबीसी मूवमेंट शुरू हुआ। तो उस तरह की बात राहुल गांधी भी, जबकि उस समय कांग्रेस अपोज किया करती थी। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जो उनके पिताजी थे, तो उस समय जो ये रिजर्वेशन की बात थी तो वो नहीं तैयार हो रहे थे और वीपी सिंह ने फिर मंडल कमीशन लागू किया इसी जातिगत रिजर्वेशन को ओबीसी के लिए। उस समय आए 90 के दशक में। राहुल गांधी जो है कांग्रेस की राजनीति के से अलग होते हुए इस समय जो उन्होंने यात्राएं की, जैसा मैंने अभी कहा, उसमें उन्होंने कहा कि जो जो ओबीसी है, दलित है, को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और माइनॉरिटीज़ को। चूँकि आपको याद होगा कि कांग्रेस की राजनीति जब शुरू से चल रही थी तो उसमें फॉरवर्ड कास्ट, दलित वोट बैंक और माइनॉरिटी वोट बैंक एक साथ हुआ करता था उनके साथ में। तो वो चंक, मेजर चंक शुरू से था, लेकिन वो जब 90 की दशक की राजनीति हुई उसमें जो है ये सब हटते चले गए उनसे, जो उनका जो परंपरागत वोट बैंक था। तो और वो पूरा का पूरा वोट बैंक ओबीसी का मेजर चंक जो है बीजेपी के पास चला गया। अभी भी लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा जो 65% का, जो 60% के करीब जो है ओबीसी का, 60 to 65 वोट बैंक जो है ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा जो है बीजेपी की तरफ गया। तो कांग्रेस की लड़ाई ये है कि साहब इस ओबीसी वोट बैंक, कंसोलिडेटेड वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए। अगर जब तक वो बड़ा मेजर वोट बैंक टूटता नहीं है तब तक बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक वो बन चुका है, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा कहाँ। आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ जो समझौता हुआ कांग्रेस का, तो उसमें मुस्लिम वोट बैंक और साथ में जो है इन्होंने कोशिश की कि दलित वोट बैंक तोड़ा जाए, और बाकी जो 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 ओबीसी कास्ट से जो टूटने के बाद में उनका कुछ परंपरागत वोट बैंक जो थोड़ा बहुत 6% बचा था, उसके साथ में जो कंसोलिडेशन हुआ तो इन लोगों ने बीजेपी को शिकस्त दी लोकसभा इलेक्शन में। वो अलग बात है कि उसके बाद वो स्प्री कायम नहीं रही, आपस में इंडिया ब्लॉक में ही चिंक्स होने लगे और ये लोग हरियाणा का जो चुनाव हारे, उसके बाद में आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव हारे और उसके बाद दिल्ली में भी वही हुआ, आपस में ही उस तरह से सहमति नहीं बन पाई। लेकिन जो उत्तर प्रदेश और बिहार एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रही हैं, खासकर बिहार की बात करूंगा, तो बिहार इनके लिए एक इस समय फिर से एक लिटमस टेस्ट हो गया है। लिटमस टेस्ट इसलिए है क्योंकि
बिहार में उम्मीद के अनुसार जिस तरह से आरजेडी के साथ अलायंस हुआ था लोकसभा में, जी। वो आशातीत सफलता 40 में से जिस तरह से इन लोगों ने सोचा था कि स्वीप करेंगे, वो सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सफलता मिल गई। तो इसलिए इस बार के असेंबली इलेक्शन में मुझे लगता है कि ये लोग पूरी तरह से एक तरह से उस कास्ट अरिथमेटिक को एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो आपने कहा कि दलित चेहरों को लेकर आए हैं, उन्होंने स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया है। तो जाहिर सी बात है जो ओबीसी वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक तो आरजेडी के पास में मेजर चंक उसका। माइनॉरिटी वोट बैंक अगर ये लोग आरजेडी के साथ में अलायंस में तो है, तो माइनॉरिटी वोट बैंक कांग्रेस और आरजेडी की ही तरफ रहेगा। हो सकता है इस बार चूंकि ये मैंने आपसे कहा वक्फ का जो बिल आया है, तो उसमें जो है लोग नीतीश कुमार से वो तबका नाराज हो सकता है, तो हो सकता है तो माइनॉरिटी वोट बैंक कंसोलिडेटेड पूरी तरह से चला जाए, उसमें डिवीजन ना हो, जो कि एक पक्ष उसमें जो है आ जाता है जेडीयू की तरफ। जी जी। तो वो मेजॉरिटी सेगमेंट उधर जा सकता है, यादव यानी ओबीसी का, बचा दलित सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से कांग्रेस ने वहां पर एक दलित चेहरे को जो है स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, दलित वोट बैंक। क्योंकि दलित और महादलित जो वहाँ पर जो सेगमेंट है, एक जो महादलित उससे जो जीतन राम मांझी आते हैं उनकी पार्टी है, उस सेगमेंट की भी जो है जेडीयू के पास ज़्यादातर जो है एक तरह से सेंध बनी हुई है। जी। उसको कम करने के लिए मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस बहुत सालों से अपनी धरती वहाँ खोजने की कोशिश कर रही है। एक समय था कि बिहार हो या यूपी, कांग्रेस का जो है मतलब दबदबा रहा है। जी जी। पूरे देश में ही रहा है, वो जी तो जी। सभी देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब अब क्षेत्रीय पार्टी भी इतनी तेजी से उभरी हैं, चाहे यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, उसमें इस तरह के कदम कांग्रेस को या भाजपा को कुछ नया फल देंगे? जैसे अगर यूपी की बात करें तो मायावती थी, सीएम भी बनी। अब जो है मायावती थोड़ी कमज़ोर पड़ी हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, जिनको रावण के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने नाम के आगे ही रावण लगा रखा था, भले ही उसको बाद में उन्होंने हटा दिया। तो ये सारे जब टक्कर होंगे, और जब ये लिस्ट बनाई गई है कांग्रेस की यूपी के लिए, कि जिसमें 45 जिलों के नए जिला अध्यक्ष है, जिसमें 60% जो हिस्सेदारी है वो पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों की रखी है, तो क्या इसका थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को देखिए, मिलेगा? कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मैं कहूँ कि कांग्रेस ने जो है लोकसभा इलेक्शन में अच्छा किया जी। जिस तरह से उन्होंने जीता। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में रहते हैं, समाजवादी पार्टी का भी पीडीए आपने देखा होगा, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अलायंस है। उन लोगों ने एक बनाया कि हम इस तरह से जो है मेजॉरिटी जो भागीदारी है उसको अपनी तरफ करेंगे। कांग्रेस का भी डेस्परेशन है कि उसमें जो है दलित नाम, क्योंकि स्पेस खाली हो गया है मायावती के कमजोर होने से। मायावती यानी दलित वोट बैंक तकरीबन 20% वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में जो है दलित एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। अब मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न यूपी में आपने चंद्रशेखर का नाम लिया, तो चंद्रशेखर जो है वो वेस्टर्न यूपी में ज्यादा प्रभावित है बनस्पत की, जो रेस्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से जो वेस्टर्न जो वहाँ का भाग है, और वेस्टर्न में ज्यादा प्रभावशाली मायावती भी रही, आप जानती हैं। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए मुझे लगता है एक कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी का फार्मूला जो अपनाया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में वो लगातार बोलते रहे हैं कि साहब हम लोग जो है 90% जो है सरकार तबके को जो है किनारे कर दे रही है, 10% के ही लोग सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने 60 से 65% जो इन्होंने कहा कि आपने जैसा अभी बताया कि ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक, यानी देखा जाए तो अखिलेश वाला ही फार्मूला एक तरह से वो लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। तो इन तीनों जो वोट बैंक है, इसको कंसोलिडेट करके दोनों पार्टी अगर अलायंस में रहती हैं तो यूपी में जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन जो कि वहां पर 2027 में है, दोनों अलग अलग उस पर लड़े जाते हैं। और असेंबली में काडर का मजबूत होना ज़्यादा, आपने देखा होगा कि पिछले जो असेंबली इलेक्शन था 2022 का, उसमें प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ लेंगी, प्रो वीमेन वो देके। तो उस तरह से जो उसके बाद से फिर वो उस तरह से एक्टिव नहीं रही। 2 सीट इस बार जो बहुत महत्वपूर्ण अमेठी और रायबरेली की कांग्रेस ने जीती है, तो उसके बाद में इन लोगों का अगर संगठन के लेवल पे कितना काम हो रहा है, उसकी एक तरह से इन्होंने जो है शुरुआत अब कर दी है। अगर जिला अध्यक्ष और जो नगर अध्यक्ष सब होंगे, उसमें इन्होंने जो कास्ट को साध के बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर ये ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो हो सकता है कुछ इफेक्टिव हो। अदरवाइज वही होगा कि साहब आप संगठन पे काम न करके सिर्फ फेस सेविंग
से बच के, मतलब फेस सेविंग करके अगर आगे निकलेंगे, क्योंकि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो 24/7, मैं बिल्कुल उसी पे आई थी कि 24/7 भाजपा भी पीछे नहीं है, तो वो भी हाँ अपने अध्यक्ष की चुनाव के लिए लड़ रही है और अपने वहां पे दलित चेहरे को ढूंढ रही है, और वो एजुकेटेड चेहरा ढूंढ रही है, चाहे वो शिक्षक आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई समाज सेवी आ जाए, उसकी तलाश में जुटी है। तो देखिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी के पास में काडर में लोगों की कमी नहीं है। बीजेपी मैंने जैसे आपसे कहा कि 24/7 की 7 काम करते हैं। जी काम जी करती है, और जी एक इलेक्शन हुआ नहीं कि दूसरे के लिए तैयारी शुरू हो जाती जी है। जी जी, वही बिल्कुल किया वो बिल्कुल। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तुरंत वो लोग उत्तर प्रदेश पे लग गए, हम्म और उसमें उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो 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 ज़्यादातर जिलों में उन्होंने जो है अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया है। हम्म उन्होंने कुछ जगहों पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको वो कंट्रोवर्सी के आपस में जो गुट हैं उनके साथ में एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की बात हो रही है, कुछ जिलों की बात है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में 70 से ऊपर जिलों में जो है उन लोगों ने तकरीबन जो है वो फाइनल कर दिया है कैंडिडेट्स को। तो उसके बाद जो बचता है, जो अभी राष्ट्रीय हम लोग आपको पता है कि नड्डा साहब का भी कार्यकाल पूरा हो गया है, उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात हो रही है, जिसमें वो लोग शायद प्राइम मिनिस्टर अभी आरएसएस चीफ से मिलेंगे, और जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहा जा रहा है कि इस बार जो है कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होगा या संघ बैकग्राउंड का होगा, उसके लिए भी मंथन चल रहा है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी ये बात हो रही है। आप देखेंगे कि इसके पहले जो ओबीसी चेहरे, ओबीसी का प्रेसिडेंट हो गया, अगर वो मौर्य साहब थे वो भी ओबीसी थे, इसके पहले जो स्वतंत्र देव सिंह थे वो भी ओबीसी रहे, फिर से वो रेस में हैं। लेकिन और उसके पहले आपने देखा होगा कि ब्राह्मण चेहरा भी जो है इन लोगों ने बनाया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो वो हुआ करते थे, वो भी तो एक्सपेरिमेंट जो है जो डिफरेंट कास्ट है उसके साथ हो चुका है, दलित चेहरे के साथ बाकी है। और मुझे लगता है कि अगर वो लोग दलित चेहरा बनाते हैं अपने स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट, तो वो एक तरह से बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे मायावती के कमजोर होने से जो वैक्यूम बना है दलित वोटर्स का, दलित लीडरशिप का, उसकी भरपाई होगी। और दूसरे जो वेस्टर्न यूपी में ये जो चंद्रशेखर रावण जो तेजी से जो है उभर रहे हैं, तो उनको चेक करने के लिए भी, उनको एक तरह से जो बैलेंस करने के लिए भी अगर दलित चेहरा आता है तो वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी की सीट्स कम हुई थी उसमें दलितों का वोट बैंक काफी कुछ खिसक के जो समाजवादी और जो कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक था उसकी तरफ शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मायावती का मैक्सिमम वोट, मायावती 19% से जो है तकरीबन 9% पे वोट बैंक पे आ गई। तो इसका मतलब जो 10% दलित वोट का शिफ्ट हुआ वो चला गया इंडिया ब्लॉक की तरफ, मेजॉरिटी। इसी वजह से बीजेपी को जो है शिकस्त झेलनी पड़ी। तो बीजेपी जो है जिस तरह से स्ट्रेटेजी चेंज करती है, आपने देखा लोकसभा के बाद किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में, तो उसमें जो उनका काडर जो है जमीन पे उतर चुका है। चाहे वो आप जानती हैं कि आरएसएस जो है जिस तरह से काम करती है बीजेपी के लिए, दूसरे ढंग से काम करती है कि गली गली और मोहल्लों में जो उनका कैंपेन शुरू हो जाता है सालों पहले, तो उस तरह से उन्होंने संगठन के लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है। उसी वजह से उन लोगों ने जिला अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है और कास्ट अर्थमेटिक बैठा रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। उसमें दलित चेहरा अगर होता है तो बहुत इफेक्टिव होगा। जी। और अगर बात करें आबादी की, तो दलित आबादी जो है वो 21% है और वोट बैंक लंबे समय तक ये बसपा का रहा है, तो ये किस तरह से टूटेगा? ये टूटा, देखिए ऑलरेडी टूट चुका है, ऑलरेडी टूट चुका है। क्योंकि आपने देखा लोकसभा में, मैंने कहा लोकसभा में जो है आपने देखा कि इस समय जो 2022 का जो चुनाव, ये जो 22 का असेंबली है, शायद मुझे लगता है कि जहां तक याद आ रहा है सिर्फ एक कैंडिडेट जीता है बसपा का। तो आप सोचिए जिस तरह से जिस पार्टी ने वहां पर रूल किया, जो 2000 आपको याद होगा कि 7 से 12 तक का जो 2007 से 12 तक की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी मायावती की, तो उसमें जो उनके साथ अलायंस बना था दलितों के साथ में, जो फॉरवर्ड कास्ट का अलायंस हुआ था उसके साथ में, मायावती के साथ में, उसमें उन्होंने मेजॉरिटी गेन की थी। पूरा का पूरा फॉरवर्ड कास्ट जो है बीजेपी की तरफ चला गया और दलितों में भी जिस तरह से मायावती इनइफेक्टिव हुई, तो दलित वोट बैंक में चिंक हुआ है। तभी वो जो 19% से आपने देखा कि और मायावती की जिद की साहब हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, बिना अलायंस की अगर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ असेंबली इलेक्शन में अलायंस में जाती हैं, तभी उनका वोट बैंक बचता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज उनके लिए फिर से इस बार मुश्किल होगी, या तो फिर अग्रेसिव पार्टी में टूट जैसी, जी हाँ, वो अग्रेसिव हो नहीं पा रही, इसलिए अग्रेसिव नहीं हो पा रही है क्योंकि शायद
कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने उनको इतना कमज़ोर कर दिया है कि जी। साहब वो उस तरह के बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। हुँ, उसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं। हुँ, वो भी जिस तरह की डिस्कशन होती है, रिपोर्ट्स कहती हैं। हुँ, लेकिन मुख्य जो सामने जो दिखता है, उसमें ये दिख रहा है कि मायावती उस तरह से जो अब उनके पास वो एनर्जी नहीं है, पॉलिटिकल एनर्जी, हुँ, कि साहब वो डायरेक्ट टेक ऑन करें जो बीजेपी के खिलाफ। तो वो स्पेस को लेकर जो है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी को जो ये कुंभ का आयोजन हुआ है, हुँ, इसका बहुत फायदा हुआ। हुँ, फायदा उन्होंने एक तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। वो जात-पात की बात भी वहाँ हो रही है कि जाति-पात, जी, देखिए जी। जाति-पात जो है, हिंदू पूरा हिंदू वहाँ देखा जाए तो, जो अगर हिंदू वोट बैंक की बात करें तो उसमें जाति-पात फिर खत्म हो जाता हुँ, है। हुँ, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे फॉरवर्ड कास्ट हो, फिर वो हिंदू और सनातनी की बात होने लगी। कुंभ के बाद आपने देखा होगा ये नैरेटिव बहुत तेज़ी से फैलाया गया है, या जनमानस में स्थापित भी, और बिहार में भी मैं कहूँगा कि वो जनमानस में जो है एक तरह से सिंक इन होने की बात हो रही है हुँ, कि लोग सनातनी होने के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बनस्पत की हम बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, दलित हैं। हुँ, क्योंकि आपने देखा होगा कुंभ में जो जो ये खाइयाँ मिट्टी हैं, आप एक ही घाट पे सबका नहाना हुँ, और सबका जाना, जिस हुँ, तरह से आपने जनता में जो है उस तरह का आप कहेंगे कि उन्माद दिखा हुँ, हुँ, उस आयोजन के पार्टिसिपेशन में, तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है उसका पॉलिटिकल माइलेज जाता है बीजेपी की तरफ है। हुँ, ये भी एक परेशानी का कारण है अपोज़िशन के लिए, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, हुँ। कि किस तरह से अपने को संगठनात्मक रूप से हम लोग मजबूत करें, अन्यथा जो है ये भी चुनाव जो है उनके हाथ से निकल जाएगा। तो जी। ये चुनाव कांग्रेस के हाथ से ना निकले और भाजपा किस तरह से अपनी पकड़ यूपी में और मजबूत कर ले, इसके लिए तो वो लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो हम लोग आपके पास लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया.com। धन्यवाद।